और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। एसआईटी की टीम बागंबरी मठ पहुंच चुकी है। बड़ी खबर, अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी की अब बूझ पहेली सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि एसआईटी की टीम प्रयागराज के बागंबरी मठ पहुंच गई है और एसआईटी की डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल मठ के अंदर अपनी टीम के साथ पहुंची हुई है और अब वहां लोगों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी की टीम ने मठ के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण भी किया और जिस कमरे में नरेंद्र गिरी की शव बरामद हुआ वहां पर पहुंचकर तैनात पुलिसकर्मी सुरक्षा से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी आज क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज पहुंच चुकी है एसआईटी की टीम और बागंबरी मठ में वो इस वक्त मौजूद है और उसी कमरे में है जहां पर संदिग्ध अवस्था में महंत का शव मिला था। और लगातार अब पूछताछ जारी है एसआईटी टीम की और एसआईटी की टीम प्रयागराज के बागंबरी मठ में इस वक्त मौजूद है। एसआईटी की डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल मठ के अंदर है। डिप्टी एसपी जिनकी एसआईटी टीम में दूसरे नंबर पर नाम है आस्था जायसवाल, वो बाघंबरी मठ में पहुंच चुकी हैं और अंदर जा चुकी हैं। जो तस्वीरें हमने दिखाई वो बाघंबरी मठ के अंदर है, यानी एसआईटी यहां पहुंच गई है 3 से 4 लोगों के साथ। और ठीक इसके पीछे जहां उनका कक्ष था वो जगह दिखाना चाहते हैं, हालांकि वहां से एसआईटी अब हट गई है, पीछे वाले हिस्से में गए हैं। आस्था जायसवाल नाम है जो एसआईटी की डिप्टी एसपी हैं, वो पहुंची। देखिए वहां भी पुलिसकर्मी कमरे के पास दिखाई दे रहे हैं, यानी पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। जो अमित बता रहे थे कि हर जगह एसआईटी जा रही है, बाघंबरी मठ में भी एसआईटी की टीम पहुंची और डिप्टी एसपी, जिसमें कई डिप्टी एसपी थे, उसमें से एक आस्था जायसवाल हैं जो बाघंबरी मठ के अंदर मौजूद हैं और वो कुछ लोगों से जो उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यानी टीम एसआईटी की यहां पहुंची और ये कहा जा रहा था कि एसआईटी घटना का रिक्रिएशन भी करेगी, क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी करेगी। तो आस्था जायसवाल जो है वो यहां पर पहुंची हैं अपनी टीम के साथ, अंदर मौजूद है। जब वो बाहर निकलेंगी शिवानी तो उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या किया उन्होंने अंदर और क्या करने के लिए आई हैं, क्या घटना का जो क्राइम का सीन है क्या वो रिक्रिएशन अब से थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन एसआईटी फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है उन लोगों से पूछताछ करने के लिए जो शक के दायरे में है या जो चश्मदीद हैं। और अजीत सिंह प्रयागराज से इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अजीत, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किस किस से पूछताछ कर रही है एसआईटी और टीम में कितने पुलिसकर्मी शामिल हैं? देखिए बिल्कुल आस्था जायसवाल हैं जो डिप्टी एसपी की जो एसआईटी की टीम में वो यहाँ पहुंची थी। उन्होंने बाघंबरी मठ के उस कक्ष के आसपास भी निरीक्षण किया जहां पर उनका 100 फंदे से लटका मिला था महंत नरेंद्र गिरी का। मठ के अंदर बाईं तरफ भी वो गई, वहां नीचे और ऊपर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ किया। आधा दर्जन पुलिसकर्मी उनके साथ थे और एक टेक्निकल व्यक्ति भी था जो लैपटॉप लेकर साथ में आया था। वो सब चीज़ें उन्होंने सीसीटीवी से लेकर कैमरे से पूछताछ की और जो कैमरे को लेकर पूछताछ की और जो पुलिसकर्मी थे उनसे भी उन्होंने पूछताछ किया। और अब से 2 मिनट पहले आस्था जायसवाल यहाँ से निकली अपनी पूरी की टीम के साथ। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने मना कर दिया, अब कुछ भी नहीं बोला और अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से निकल गई हैं। यानी अब जो एसआईटी है एक के बाद एक लगातार पूछताछ कर रही है। जो लोग यहां पर थे उनसे भी उन्होंने कहा कि वो लोग आकर अपना बयान दर्ज कराएं। अंदर से जो खबर आई, जो लोग उस समय मौजूद थे जब उनका शव बरामद हुआ था, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या हुआ था, उन सब की उन्होंने जानकारी ली। और लोगों को एक एक करके अब एसआईटी प्रयागराज पुलिस लाइन में बुला रही है। जब तक सीबीआई नहीं आ जाती, एसआईटी ने अपनी जांच की गति को बढ़ा दिया और संपत्ति विवाद और साथ साथ जो नीचे गैस पाइपलाइन जाए, गोरखपुर की खाद कारखाना हो वहां तक गैस पाइपलाइन जाए, बनारस शहर के अंदर घर घर में गैस पहुंचे या पूर्वांचल के अन्य जिलों में जाए, ऐसे कामों के लिए मैं भी आते रहा हूं। और इस बार मेरे को शिक्षा विभाग की काम मिली है। उत्तर प्रदेश और भारत की उच्च शिक्षा की, भारत की प्राथमिक शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की बहुत गहरा संपर्क है। मैं उस विभाग के काम को भी जिम्मेवारी निभाने के लिए भी आते रहूंगा। लेकिन इस बार तो विशेष करके चुनाव की दायित्व के रहते हुए मैंने जो 3 दिन से महसूस किया, कल भी 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं गोरखपुर के इलाका में था। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के आधार पे प्रजातंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है।
समाज की सभी वर्गों की विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आजादी के 75 साल की अवसर पे आने वाले जो 25 साल शताब्दी के लिए जो प्रवास होगी, उसके लिए सामूहिक प्रयास की जन आंदोलन की आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के अंदर 2022 की यूपी की विधानसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ की संगठन स्वतंत्र देव जी, हमारे योग्य संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, हमारे 6 क्षेत्र की नेतृत्व, सरकार और संगठन की सही कामों के कारण, समन्वय के कारण भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव में भी और समाज को गहराई से साथ लेने की सफल होगी, यही मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपके साथ मिलते रहूंगा, आपसे संपर्क में रहूंगा और आप भी मेरे को मिलोगे। आपकी सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के दिन पे इस गठबंधन की पुनः घोषणा के साथ साथ हमने, जैसे आपने देखा होगा, पिछले 3 दिन से हमारी संगठन और चुनाव प्रभारी की टीम, मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर जी। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और चुनाव प्रभारी भी हैं वो उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और 2022 में मिलकर वो पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है महंत नरेंद्र गिरी केस में, और इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट मामले की जांच करेगी और अब सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी से लेकर संदीप तिवारी तक की संपत्तियों को खंगाल रही है, और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड अजय सिंह, अभिषेक मिश्रा की संपत्तियों का भी डिटेल निकाल रही है। पुलिस अब पूरे मामले को संपत्ति विवाद से जोड़कर भी देख रही है। संदीप तिवारी को कल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आनंद गिरी और आद्या तिवारी पहले से ही जेल में हैं। महान नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। देर रात डीओपीटी ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी दे दी। सीबीआई केस दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। हालांकि सीबीआई की एक टीम कल ही प्रयागराज पहुंच गई थी और उन्होंने 12 सवाल पुलिस कर्मियों से पूछे, एसआईटी टीम से पूछे कि आखिर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। इस वक्त बाघंबरी मठ पर हम मौजूद हैं और अभी भी देखिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए। आप देख सकते हैं जो पूरा जो एरिया है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा और पुलिसकर्मी दोनों यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी मठ के अंदर जब सीबीआई आएगी तो सीबीआई यहाँ पहुँचेंगे। हम इसके अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर अंदर जो पुलिस के कर्मी हमारे पिछले कई दिनों से यहाँ पर वो लगातार पहरा दे रहे हैं। और सीबीआई जब आएगी तो सबसे पहले इसी बाघंबरी मठ में आएगी और वो कक्ष जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का 100 फंदे से लटका मिला था, इस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स देखिए लग गई है, क्योंकि उनको आइडिया हो रहा है कि सीबीआई जब आएगी तो यहीं पर आएगी। हालांकि एक एंगल ये भी है कि सीबीआई ने जो पूछताछ की है कि आखिर कमरे की कुंडी तोड़ने की बात की जा रही थी, दरवाज़ा तोड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें सिर्फ धक्का देने की बात है कि धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ा गया। तो अब उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जो यहाँ पर मौजूद थे, जो उनके शिष्य थे, धनंजय थे, अभिषेक थे, पुष्कर थे, जो लोग भी थे उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एक मामला हनी ट्रैप का आ रहा है जिसमें एक सफ़ेद पोस्ट नेता का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही संपत्ति विवाद और हरिद्वार के वो कौन से प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने महान नरेंद्र गिरी के मोबाइल पर 35 बार कॉल किया। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में एसआईटी की टीम सभी 3 आरोपियों के प्रॉपर्टी को खंगाल रही है और आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के आमदनी और प्रॉपर्टी के कागजात पुलिस खंगाल रही है। एसआईटी के अधिकारियों ने अब से कुछ देर पहले आद्या प्रसाद तिवारी के घर पहुंचकर जांच भी की। मैं हर तरफ से आपको इस मकान को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा सा मकान है, बड़ी सी गेट है, 2 मंजिला मकान है और जो आरोपी आद्य प्रसाद तिवारी हैं वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। ममता तिवारी ने भी बताया कि पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। इस घर की पूरी तलाशी ली है पुलिस ने तलाशी ली है। तलाशी लेने के बाद पुलिस यहाँ से निकली है। पुलिस ने ममता तिवारी से पूछताछ भी
की है, उनसे उनके पति के बारे में पूछा है। पति के बारे में के अलावा जो उनके ससुर हैं, जो बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आद्य प्रसाद तिवारी, उनके बारे में भी पूछताछ की और उसके बाद पुलिस यहाँ से चली गई। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एक पहलू पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और खास तौर से जो तीनों मुख्य आरोपी हैं, आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की आमदनी कितनी है, कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ उन लोगों ने बनाई हैं, उन सभी मसलों को लेकर एसआईटी इस वक्त जांच कर रही है। एक बताया ये भी जा रहा है कि आद्य प्रसाद तिवारी जो हैं, उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का बड़ा मकान तो बनवाया ही 3 बिस्से में, इसके अलावा जो उनका पुश्तैनी मकान उनके गाँव पे था उससे भी वहाँ पर उन्होंने बनाया है। फिलहाल आद्य प्रसाद तिवारी और बाकी दोनों आरोपी आनंद गिरी और आद्य प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी के प्रॉपर्टी खंगाल रही है। प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज एसआईटी की टीम इकट्ठा कर रही है। मुख्य पुजारी हैं वो नैनी जेल में बंद हैं, वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। मैं एक बार आपको चारों तरफ इस मकान एक बार दिखा दूं तो ये मकान बताया जा रहा है कि 3 बिस्सा का ये मकान बना हुआ है। सैलरी जो थी वो 10,000 रुपये थी आद्य प्रसाद तिवारी की, और उनका विवाद हुआ था महंत नरेंद्र गिरी से। जो बातें निकलकर सामने आई है, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उस चढ़ावे को लेकर इनका विवाद हुआ था। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और यहाँ पर पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप पड़ोसी हैं इनकी? आप पड़ोसी हैं? कभी आपकी बातचीत हुई? कभी बातचीत नहीं हुई है। ये जो मकान इतना बड़ा बनाया है, इस पर अब जांच चल रही है। हो गया, अब कैसे बनाए क्या बनाए हम लोग क्या पता। यहाँ पूरे परिवार के साथ रहते थे? ना 2 बहू लड़का वहाँ रहते हैं कि यहाँ एक यहाँ तो पुजारी आते थे यहाँ पे? हाँ, कभी कभी आते थे। कभी आप लोगों से मुलाकात हुई कुछ? हाँ, आते हैं, मुलाकात होती है, मिलते हैं, बैठते हैं, हम लोग जाते हैं, वो लोग आते हैं। अच्छा। हाँ। तो कभी जिस दिन महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया, जब खबरें आपने देखा तब पूछा नहीं आपने कि क्या हुआ? हम लोग नहीं गए, डर के मारा कि कोई कुछ कहे न दे कि ये लोग कौन हैं, कैसे हैं। पुलिस भी आ रही है यहाँ पर लगातार? पुलिस तो नहीं देखे हैं, एक दिन रात में आई थी, उसी दिन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आराध्य प्रसाद तिवारी की बहू ममता तिवारी। ममता, ये बताइए, आरोप लग रहे हैं कि 10,000 रुपये तनख्वाह थी आपके ससुर की और इतना बड़ा घर बना लिया, वो भी ऐसे जगह में जहाँ पर जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। हम कुछ नहीं जानते साहब, ईश्वर पर भरोसा है, बस ईश्वर पर भरोसा। न्याय सरकार करेगी, न्याय हमको चाहिए, ये सब गलत है। आपको न्याय चाहिए, ये भी आरोप लग रहा है कि जो संदीप हैं वो बड़े हनुमान मंदिर में एक छोटा सा दुकान चलाते थे, लेकिन आमदनी का स्रोत बहुत ज़्यादा है। जो पुलिस है इस वक्त, जो एसआईटी टीम जांच कर रही है, वो प्रॉपर्टी को लेकर जांच कर रही है। उसके बारे में हम भैया कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतने जानते हैं कि भगवान पर भरोसा शंकर जी पर है, बस। उसके बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, तो हम क्या बताएं। ये भी कहा जा रहा है कि गांव पर भी आपने अपना बहुत वहाँ बड़ा मकान, आलीशान मकान बनवाया है। मकान तो है, और यहाँ पर भी जो ये मकान है बहुत आलीशान है। पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। उसके बारे में हम नहीं बता सकते भैया। इतना बता सकते हैं कि मेहनत की कमाई है, मेहनत की रोटी है। जन्म से हमारे पापा छोटे थे तभी से निकल गए थे, शादी विवाह नहीं हुआ था तभी से निकल गए थे, इतना जानते हैं। कमाई का जो स्रोत है वो सिर्फ हनुमान मंदिर ही है कि और भी कहीं है? अब ये दो बेटे उनके कमाते थे और पापा भी कमाते थे। जोर जोर की एक चीज जोर जोर के खेत वो तो पहले से था हमारे पास। एसआईटी महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षाकर्मी की संपत्ति तलाश करने में जुटी हुई है, तो वहीं उनके सुरक्षाकर्मी अभिषेक मिश्रा पर भी एसआईटी की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं, जो करोड़ों के घर और लग्जरी गाड़ियों का मालिक है। न्यूज़ 18 आपको अभिषेक मिश्रा के जौनपुर के आलिशान घर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की आलिशान जिंदगी जी रहा था अभिषेक मिश्रा, और अब एसआईटी इसकी भी जांच में जुटी हुई है। अभिषेक मिश्रा का तो यही घर है। अभिषेक मिश्रा ये लगभग 2008 से वहाँ इलाहाबाद में उन्हीं की स्कूल में पढ़ता था, और सज्जन लड़का था, ईमानदार लड़का था, तो उसको ये मानने लगे
उन्हीं के साथ उनका शिष्य बन करके वही रहता था। मकान तो ये लगभग 2 वर्ष हो गया। ये तो अभिषेक मिश्रा मकान उन्हीं का है, महाराज जी बनवाए थे। महंत नरेंद्र गिरी बनवाते जी। वो कभी आते थे यहाँ पे? हाँ आते थे, बीच में आते थे। महाराज जी बहुत हाईलाइटेड यहाँ थोड़ी थे, आते थे बस उनके मठ में अभिषेक मिश्रा रहते थे, संबंध था, उनके शिष्य थे, उस वजह से आते थे। महंत नरेंद्र गिरी और कभी उनके प्रिय शिष्य रहे आनंद गिरी के बीच आखिर क्या विवाद था? क्या दोनों गुरु शिष्य के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था? अगर हाँ तो किस संपत्ति को लेकर विवाद था और क्या विवाद था? महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का विवाद सिर्फ इस साल के मई महीने से नहीं बल्कि पिछले 8 से 9 वर्षों से चल रहा था। महंत नरेंद्र गिरी और उनके प्रिय शिष्य आनंद गिरी के बीच संपत्ति का विवाद कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन कौन लोग किरदार थे, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 कर रहा है। जहां हम खड़े हैं इसी जगह से जमीन का विवाद वर्ष 2011 में शुरू हुआ। ये घर अगर आप देख रहे हो तो ये उस वक्त के जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, कहा जा रहा है उनका घर था, बाद में उन्होंने बेच दिया। महेश नारायण सिंह उनका नाम होता था, उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक थे। और वो जहां पर आपको देख रही होगी हरी पीली बिल्डिंग, वहां से भी विवाद था और लगभग 300 मीटर से अधिक तक की ये जमीन बाघंबरी मठ के पास थी। वर्ष 2011 के आसपास यहीं से वो विवाद शुरू हुआ। जब ये जमीन बेची गई उस वक्त भी आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को जमीन बेचने से रोका था। रोकने के बावजूद महंत नरेंद्र गिरी ने ये जमीन उस वक्त के तत्कालीन विधायक महेश नारायण सिंह जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे उनको ये जमीन बेची। लगभग 300 मीटर से अधिक का ये दायरा है जो हम आपको पड़ताल करा रहे हैं। उसके बाद एक एंट्री हुई इस पूरे मामले में शैलेंद्र सिंह जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने विधायक से साठगांठ की और उन्होंने ये तय किया कि इस इलाके को डेवलप किया जा सकता है और फिर अपार्टमेंट या प्लाटिंग करके घर बनाए जा सकते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा था जो अब दिखा रहे हैं आपको, ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पर फिर वो प्लाटिंग की गई और इस पूरी जमीन को बेचा गया। ये आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं, ये दक्षिण दिशा की तरफ का है। ये दूसरा रो है जहाँ पर अपार्टमेंट बनाए गए। अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा जहाँ से विवाद ज़्यादा गहराया। यानी जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उन्होंने ये पूरी ज़मीन जो खरीदी थी वो बहुत पहले उन्होंने खरीदी थी और कहा जाता है कि इस जमीन को खरीदने के बाद उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, यानी नरेंद्र गिरी ने एसके मिश्रा और सूर्यमणि त्रिपाठी, ये 2 लोग थे जिनको पहले बेचा। एक मिठाई की दुकान के बगल में वो भाग मौजूद है। इसके साथ ही मुख्य द्वार से दक्षिण दिशा तक ये पूरा मामला आता है और इसका कागज भी न्यूज़ 18 के पास है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये उनकी बाइडेन से आमने सामने की पहली मुलाकात है। इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के अलावा कट्टरपंथ और सीमा पार से आतंकवाद रोकने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इस बड़ी मुलाकात के बाद दोनों नेता क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और इस बैठक में उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये संगठन इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के मकसद से बनाया गया है। और इसी खबर पर सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई है महा सिद्दीकी। महा, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आज पहली मुलाकात है और इस मुलाकात को कितना खास माना जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ और सारी नजरें इसी एक वार्ता पर टिकी हुई हैं प्रधानमंत्री के दौरे में, क्योंकि ये वो दिन है जब क्वाड का सम्मेलन भी होगा। ये पहली बार है जब क्वाड के लीडर्स एक साथ मिल रहे हैं, इन पर्सन मीटिंग हो रही है, यानी कि ये सारे लीडर्स एक जगह जमा हैं, ये वर्चुअली नहीं हो रही है।
और माना यह जा रहा है कि कोविड नंबर्स के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद, यानी कि अमेरिका में कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये मुलाकात रखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि अब अफगानिस्तान से फोकस हटकर वापस फोकस चाइना पर आ जाए। बिल्कुल महा, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कमला हैरिस से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और आज राष्ट्रपति बाइडेन से भी पीएम की मुलाकात होने वाली है, और इससे आखिर चीन को किस बात की टेंशन है? क्वाड सम्मेलन होने से कुछ ही दिन पहले एक और अलायंस की भी घोषणा हुई है। उस अलायंस का नाम है ऑकस। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी मिलेंगी। तो इसका रिएक्शन जो चाइना का आया है वो काफ़ी शार्प रिएक्शन आया है। चाइना को ऐसा लगता है कि ये सारे अलायंसेस जो बनाए जा रहे हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए करे जा रहे हैं। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम क्वाड में ये चीन को विश्वास दिलाया है कि क्वाड एक ऐसा ग्रुपिंग है, और ये एक फॉर्मलाइज ग्रुपिंग भी नहीं है। क्वाड अभी भी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग ही मानी जाती है। इसका कोई मिलिट्री बेसिस नहीं है, ये इसमें कोई मिलिट्री कंपोनेंट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सारे लीडर्स अब इस बात पर एक तरह से स्ट्रेस कर रहे हैं कि क्वाड पॉजिटिव है, कोऑपरेटिव है। इसमें आप साझेदारी देख रहे हैं सारी जो कंट्रीज हैं क्वाड की, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, और इस साझेदारी से बहुत सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। जैसे कि वो एक उदाहरण साइट करते हैं कि कोविड के दौरान एक साझेदारी देखी जा रही है कि अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत के बायोलॉजिकल ई में मैन्युफैक्चर की जाएगी, और इसमें फंडिंग आएगी जापान की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मदद आएगी, और फिर ये 2022 में 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस जो बनेंगी वो इंडो पैसिफिक में जो देश हैं उनको दी जाएंगी। तो ये एक तरह से चारों कंट्रीज, चारों देशों का साथ आकर कुछ काम करना भी हुआ पॉजिटिव वे में। दूसरी तरफ से चीन को भी ये काउंटर करता है, क्योंकि चीन ने कोविड पैंडेमिक के बाद ये कोशिश की थी कि उसकी जो वैक्सीन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाएं। तो एक तरह से ये उसको भी काउंटर करने के लिए किया जा रहा था। आज पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात पर रहने वाली है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत में आज सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, उसमें एक अहम मुद्दा रहेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान। और इसमें अहम बात यह रहेगी कि भारत अमेरिका को ये समझाएगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहा है तालिबान को न केवल बढ़ावा देने में, लेकिन तालिबान की जो सरकार आई है उसको भी बनाने में। और ये तालिबान सरकार जो बनी है वो बिल्कुल नॉन इंक्लूसिव है, यानी कि इसमें और किसी भी एथनिक ग्रुप का पार्टिसिपेशन नहीं है, महिलाओं, औरतों का पार्टिसिपेशन नहीं है, और पुराने पॉलिटिकल लीडर्स जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला या हामिद करजाई, उनका भी पार्टिसिपेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तालिबान की सरकार है। जी बिल्कुल महा, और जिस तरीके से अमेरिकी की सेना की वापसी होती है अफगानिस्तान में और वहां पर लगातार हालात बिगड़ते जाते हैं, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद और अफगानिस्तान पर खास चर्चा हो सकती है? तालिबान ने खुद ये विश्वास दिलाया था कि वो एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, जो कि उन्होंने नहीं बनाई, और ये इस वजह से क्योंकि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, यानी कि असर है। इसके लिए भारत ये भी उदाहरण दे सकता है कि तालिबान काबुल कैप्चर करने के 3 हफ्ते तक सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जैसे ही काबुल में आईएसआई चीफ पहुंचे, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ पहुंचे, उसके कुछ ही दिन बाद ये अनाउंसमेंट हो गई। तो ये उदाहरण दिए जाएंगे ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का हाथ है तालिबान सरकार बनाने में, और क्या अब अफगानिस्तान टेरर हॉटबेड बन सकता है, यानी कि आतंकवाद का गढ़ बन सकता है। और अगर ये एक जरा सी भी पॉसिबिलिटी है तो उसको यहीं रोकना बहुत अहम, बहुत आवश्यक है। ये भारत जरूर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को
अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता होगी उसमें सामने रखेगा। तेजस्वी यादव जी के माता पिता का जो 15 साल का आतंक राज था, वो हरा टोपी हरा गमछा पर ही चल रहा था ना। तिरंगा में हरा है तो क्या मतलब, क्या गलत प्रतीक है क्या? और अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से हरे रंग पर दी गई सफाई पर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक दिन पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए हरे रंग का गमछा और हरे रंग की टोपी पहनने का फरमान जारी किया, जिसके बाद आरजेडी के कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ता हरे रंग के गमछे और हरे रंग की टोपी पहने दिखाई दिए। इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती देख तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने हरे रंग को किसी समुदाय से जोड़े जाने को गलत बताया। यानी कि हरे रंग को लेकर अब राजनीति गर्माती हुई दिख रही है बिहार में, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से हरे रंग पर दी गई सफाई पर अब राजनीति और ज्यादा गर्माती हुई दिख रही है। हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक दिन पहले ही आरजेडी कार्यकर्ताओं को हरे रंग का गमछा पहनने को कहा था। आपको नहीं लगता कि विपक्षी जो हैं, जो हमेशा आपको हारे हाथ लेने का काम करते हैं, वो फिर इसको कहीं पाकिस्तान का तिरंगा से भी नहीं, ये देखिए तिरंगा में जो है ऑलरेडी हरा झंडा जो है वो है ही, और किसी रंग से जो है मेरे ख्याल से इस पॉजिटिवली देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक रूप में देखना चाहिए। किसी खास समुदाय से तो नहीं जोड़ के झंडा को? नहीं, उसमें कोई किसी समुदाय का कोई रंग है क्या? ये तो लोगों ने जो है भेदभाव के लिए, जो है भाईचारे को भंग करने के लिए, जो लोग अपनी बात करें, लेकिन कोई रंग अगर तिरंगा में हरा है तो क्या मतलब, क्या गलत प्रतीक है क्या? ऐसी बात तो है नहीं। और आइए अब आपको सुनाते हैं आरजेडी प्रमुख लालू यादव का वो बयान जिस पर बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। पार्टी का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी जाए तो हरा गमछी जरूर रखे, वो लाइसेंस है। हाँ, वो करने से लोगों को मालूम, उसको भी आत्मबल रहेगा मजबूत कि हम पार्टी के आदमी हैं, हम नेता हम हैं। और हरे रंग के ड्रेस कोड पर लालू यादव के फरमान पर आरजेडी नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। हमारी एक पहचान है इस हिंदुस्तान की, हरियाली, और किसानों का सबसे प्रतीक चिन्ह है। और यही कहा है कि जब राष्ट्रीय ध्वज जब बन रहा था उसमें भी हरा झंडा का, हरा रंग का, उसमें एक बड़ी भागीदारी हुई थी। हमारा केसरिया था, उजला था और हरा था। हरा का मतलब हरियाली। और हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, हमने बराबर किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर और देश की खेतिहर के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर लड़ाई लड़ा है। हरा झंडा और लालटेन ये तो हमारा प्रतीक जब से इस पार्टी का गठन हुआ तब से है। कल विशेष तौर से लालू जी ने इसके बारे में व्याख्या किया। ये पर्यावरण का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय झंडा कहता है हरा रंग है हरी हमारी, सादा है सच्चाई। तो ये तो राष्ट्रीय झंडा का ही प्रतीक है। जय जवान जय किसान। पूरे गांव में, इलाकों में हरियाली रहेगी तो देश और राज्य खुशहाल रहेगा। हरे रंग की ड्रेस कोड वाले लालू प्रसाद यादव के फरमान पर जेडीयू और बीजेपी का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जनता बखूबी जानती है पहले क्या प्रतीक था। हरा झंडा देख के लोग भागता था। हरा दुकानदार लोग से हरा कपड़ा रखना बंद कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के ये लोग आएंगे कार्यकर्ता, हरा कपड़ा ले जाएंगे। तो ये तो प्रतीक है कि हरा झंडा लगाओ, हरा पट्टा लगाओ, हरा टोपी पहना, लोगों को सताओ। ये लालू यादव जी का जो 15 साल का आतंक राज है उसको लोग फिर से देखना नहीं चाहता है। ये नीतीश कुमार जी का राज है, लालू जी को समझना चाहिए। लालू जी अपने पुराने दिनों को याद करें, जब जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम उन्होंने किया और बिहार की जनता को टोपी पहनाकर 15 सालों तक उन्होंने कमान संभाली। यही नहीं, जनता दल के पुराने नेता
जो वीपी सिंह जी, IK गुजराल, SR बोम्मई, देवेगौड़ा और तमाम लोगों को उन्होंने टोपी पहनाकर जो राजनीति की है वो जनता को याद है। और अब वो यही सबको सिखाना चाहते हैं कि आरजेडी के लोग टोपी पहने और एक दूसरे को पहनाएं। और चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर को लेकर। चंद्रमोहन, आखिर हरे रंग को लेकर किस तरह का घमासान बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए लालू यादव ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के बैठक में फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब उनके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता किसी दफ्तर में जाएं या फिर कहीं किसी का पार्टी के कार्यक्रम में जाएं तो वो हरी रंग की टोपी और साथ ही हरा गमछा लेकर जाएं, जिसको लेकर सीधे तौर पर जो बिहार में सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, बीजेपी और जेडीयू, उस पर सवाल खड़े कर रही हैं कि लालू यादव आखिर इस फरमान से क्या जारी करना चाहते हैं। तो बिहार में अब जो आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरे रंग की टोपी और गमछा लेकर आना है, उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जी चंद्रमोहन।